एडम फर्गूसन साहब का जन्म 1724 और मृत्यु 1816 में हुआ। स्कॉटलैंड के प्रबोध काल के तेजस्वी वक्ता एडम फर्गूसन को एक दार्शनिक के रूप में वह प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो उनके समकालीन सहयोगी प्रख्यात दार्शनिक डेविड ह्यूम को मिली। फर्गूसन को आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में सम्मिलित किए जाने का दावा कुछ लोगों ने किया है। मानवीय प्रकृति की स्वहितों के दृष्टिकोण की उनकी आलोचना ह्यूम के विचारों का अनुसरण है। श्रम विभाजन के प्रभाव संबंधी फर्गूसन साहब के विचार कार्ल मार्क्स और इमानुएल दुर्खेइम के इसी विषय से संबंधित विचारों के पुरोगामी कहे जाते हैं। यही नहीं, उनके लेखनों में आत्म विलगाव और अलगाव एनिहिलेशन जैसी अवधारणाओं का भी उल्लेख हुआ है। लुडविग फॉरबाख साहब का जन्म 1804 में हुआ और मृत्यु 1872 में हो गया। आधुनिक साम्यवाद के प्रवर्तक विचारक कार्ल मार्क्स साहब पर जिन दो प्रमुख व्यक्तियों के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा उनमें हीगल के अतिरिक्त युवा हीगलवादी लुडविग फॉरबाख भी है। फॉरबाख साहब ने हीगल के विचारों को संशोधित रूप में रखा। कार्ल मार्क्स साहब ने इन दोनों के विचारों को बड़ी चतुराई और पैनी दृष्टि से समन्वय कर एक नए रूप में अपने सिद्धांत को रखा। फॉरबाख साहब वास्तव में हीगल और मार्क्स के बीच एक सेतु थे। उन्होंने हीगल के चेतना और समाज की आत्मा संबंधी विचारों पर अधिक बल दिए जाने की कटु आलोचना की और हीगल के आदर्शवादी दर्शन के स्थान पर भौतिकवादी दर्शन को स्वीकार किया। इसी आधार पर उन्होंने विचारों के स्थान पर मानव प्राणी की भौतिक वास्तविकता पर बल दिया। हीगल के विचारों की आलोचना उन्होंने हीगल के धर्म संबंधी विचारों पर स्वयं को केंद्रित किया। फॉरबाख के अनुसार ईश्वर व्यक्तियों की अपनी मानवीय तत्वों की और व्यक्तिगत शक्ति के रूप में प्रक्षेपण मात्र है। व्यक्ति ईश्वर को अपने से बड़ा ऊपर मान लेते हैं, जिसके कारण उनका ईश्वर से विलगाव एलिवेशन हो जाता है और वे ईश्वर के साथ कुछ सकारात्मक विशेषताओं को जोड़ देते हैं, जैसा ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, वह सर्वशक्तिमान और पवित्रतम है, आदि आदि। इसके साथ ही वे स्वयं के दीनहीन, शक्तिविहीन, पापी, गुणहीन आदि मान लेते हैं। फॉरबाख कहते हैं कि इस प्रकार के विश्वासों धर्म को समाप्त किया जाना चाहिए और इसकी विनष्टि के लिए भौतिकवादी दर्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति न कि धर्म सर्वोपरि होता है, वे स्वयं अपने मालिक होते हैं और स्वयं भी लक्ष्य होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेयर फोर्ड साहब का। उनका जन्म 1906 में हुआ और मृत्यु 1983 में हो गई। संरचनात्मक प्रकाशवाद के उत्कट समर्थक दक्षिणी अफ्रीकी सामाजिक मानवशास्त्री मेयर फोर्ड्स ने अपना अधिकांश समय ब्रिटेन में व्यतीत किया। उन्होंने उत्तरी घाना के तेलेंसी लोगों की नातेदारी व्यवस्था पर ढेर सारे नरजातीय तत्वों का एकत्रण किया है। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द वे ऑफ किनशिप ऑर्गेनाइज अमंग द टेलेंसी जो 1949 में आया। दूसरा है अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम विद इवांस रिचर्ड जो 1940 में आया। अब जो हम अगले समाजशास्त्री का वर्णन कर रहे हैं उनका नाम है माइकल फौकल्ट साहब। माइकल फौकल्ट साहब का जन्म 1926 में हुआ और मृत्यु 1984 में हो गई। एक अत्यंत विवादास्पद फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको ने समकालीन समाजशास्त्र को गहरे रूप में प्रभावित किया है। उनके लेखनों ने समाजशास्त्र के अलावा ज्ञान की कई विधाओं पर अपनी गहरी छाप अंकित की है। उनके अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्र का क्षितिज काफ़ी व्यापक है। पागलपन और निदानगिरी चिकित्सा और नैदानिक चिकित्सा सेवाओं का जन्म, अपराध और दंडशास्त्र कामुकता, सेक्सुअलिटी और कामुकता पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित और कारागृह पागलपन जैसे अनेक विविध विषयों पर फूको साहब ने सर्वदा एक नवीन दृष्टि लिखा है। ये सभी विषय शरीर, ज्ञान और शक्ति सत्ता के पारंपरिक संबंधों की खोज के उनके मूल मुद्दों से जुड़े हुए हैं। उनका ज्ञान और शक्ति
सत्ता का विश्लेषण अन्य समाज वैज्ञानिकों से सर्वथा भिन्न है। उन्होंने अपने विश्लेषण द्वारा ज्ञान की शक्ति, जो आज के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, उसे उभारा है। संक्षेप में, ज्ञान की शक्ति उनके समस्त लेखनों की धुरी है, जिसके चारों ओर उन्होंने अपने विचारों के जाल को बुना है। वे ज्ञान को देह, स्मृति, कामना और सत्ता से गहरे रूप में जुड़ा मानते हैं। मूल रूप में फूको एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे, किंतु यदि उन्हें एक कुशल विज्ञानवेत्ता, साहित्य का मर्मर और सामाजिक चिंतन का एक इतिहासकार भी कहा जाए तो अतिशक्ति नहीं होगी। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारकों की उनकी गहन खोज ने ही समाज वैज्ञानिकों, विशेषतः समाजशास्त्रियों को उनके विचारों की ओर आकर्षित किया है। समाजशास्त्रियों ने उनके लेखनों में एक समाजशास्त्र नहीं वरन कई समाजशास्त्र के दर्शन किए हैं। बाद रूप में उनके लेखनों में एक समाजशास्त्र नजर आता है, किंतु जैसे जैसे उनके विचारों के समुद्र में गोता लगाया जाता है, उनके समाजशास्त्र की तह दर पर त्रुटि नजर आती है। फूको साहब ने अपने प्रारंभिक लेखनों में संरचनाओं पर जोर दिया, किंतु बाद में वे संरचनाओं में शक्ति के विषय पर जा पहुँचे और अंत में ज्ञान और शक्ति के संबंधों की खोज में जुट गए। सामान्यतः उत्तर संरचनावादी विचारक संरचना को अपने विषय का केंद्रीय विषय बनाते हैं। वहाँ फूको साहब अपने इस घेरे से परे जाकर कई अन्य मसलों को भी अपने विश्लेषण के घेरे में लेने से नहीं चूके हैं। यही कारण है कि जहाँ एक और फूको उत्तर संरचनावादी हैं, वहीं दूसरी ओर ज्ञान, शक्ति और कामकता यानी शरीर के संबंधों के अपने विवेचन में उत्तर आधुनिकतावादी बन गए हैं। मिशेल फूको का जन्म फ्रांस के पोइटुअन में हुआ था। 25 वर्ष की आयु में स्नातक और सन 1952 में मनोविज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त कर वे एक मनोचिकित्सक अस्पताल में कार्य करने लगे। सन 1950 के दशक में उन्होंने स्वीडन के उत्सला विश्वविद्यालय में फ्रांसीसी भाषा का अध्यापन किया। इसी अवधि में उन्होंने पागलपन और अविवेक, क्लासिक युग में पागलपन इतिहास 1959 पर पीएचडी की, जो बाद में पागलपन और सेवता विवेक के युग में उन्माद का इतिहास के नाम से सन 1961 में प्रकाशित हुई। सन 1970 में कॉलेज डी फ्रांस में विचारणा की प्रणालियों का इतिहास की पीठ के लिए उनका चयन हुआ। इस अवसर पर उनके प्रथम भाषण का विषय सच की इच्छा था, जिसमें उन्होंने असंगत और संबंध व्यवहार की अवधारणा को प्रस्तुत की। अपेक्षाकृत अल्पायु में उनकी मृत्यु सन 1984 में एड्स से जुड़ी किसी बीमारी से होने के कारण उनकी कई योजनाएं अधूरी रह गई। फूको ने राजनीति में भी सक्रिय रूप में भाग लिया। कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचार फूको की राजनीति के प्रेरणा स्रोत थे। वास्तव में फूको साहब अपने विद्यार्थी जीवन में भी एक उदासीन और निष्क्रिय छात्र नहीं रहे। वे उस अवधि में भी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर और बाहर राजनीति करते रहे। उनका व्यावसायिक जीवन भी राजनीति से अछूता नहीं रहा। यदि यह कहा जाए कि सक्रिय राजनीति फूको साहब का प्रथम प्रेम था तो अतिरिक्त नहीं होगा। वे मानव अधिकारों के पुरजोर समर्थक थे। इस संबंध में उन्होंने लेख लिखने के अलावा आंदोलनों में भी सक्रिय भाग लिया। फूको साहब के कृतित्व पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा है, जिनमें मुख्यतः नीत्शे की शक्ति की धारणा, वेबर की बुद्धि संहिता, कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद, शास्त्र के अस्तित्ववाद, लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद और ससरो के भाषाई विचारों ने उन्हें विशेष रूप में प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त उनके कृतित्व में प्रघटना शास्त्रीय सिद्धांत के कुछ तत्वों की गंध भी आती है, किंतु फिर भी फूको साहब की सैद्धांतिक प्रस्तावनाएं इन सभी विचारकों के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों से कई मामलों में सर्वथा भिन्न है। यह कहा जाता है कि फूको पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे की धारणाओं का रहा है, किंतु उन्होंने नीत्शे की धारणाओं को यथावत स्वीकार नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि नीत्शे ही आज की तथाकथित उत्तर आधुनिकतावादी प्रवृत्ति के प्रवर्तक थे। उन्होंने पारंपरिक नैतिकता को चुनौती देकर
नई नैतिकता की नींव रखी है। यह नई नैतिकता सत्ता और शक्ति पर आधारित थी। नीत्शे की रुचि मात्र शक्ति और ज्ञान के मध्य संबंधों को जानने तक सीमित थी, किंतु फूको साहब ने इन संबंधों को और अधिक समाजशास्त्रीय ढंग से विश्लेषित किया है। मैक्स वेबर साहब के तार्किकरण के सिद्धांत से प्रभावित होते हुए भी फूको साहब ने वेबर के लोहे पिंजरे या आयरन केज के विचारों को जहां एक और नकारा है, वहां मार्क्स की अर्थव्यवस्था की धारणा के साथ साथ कई अन्य संस्थाओं यानी राजनीतिक, धार्मिक आदि को सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक बताया है। जहां मार्क्स ने संपूर्ण समाज के स्तर पर शक्ति संरचना की बात की, वहां फूको साहब की रुचि शक्ति की सूक्ष्म स्तरीय राजनीति के अध्ययन तक सीमित रही। इन अंतरों के बावजूद फूको साहब के लेखनों में इन सभी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रयोग अवश्य हुआ। इन विभिन्न सैद्धांतिक धाराओं के समावेश के कारण ही फूको की गणना उत्तर संरचनावादियों और उत्तर आधुनिकतावादियों दोनों में की जाती है। फूको इतिहास लेखन और समाजशास्त्र में पारंपरिक पद्धति शास्त्र और प्रस्तावनाओं के कटु आलोचक रहे हैं। उन्होंने जेल, निदानगिरी और कामुकता सेक्सुअलिटी के अपने ऐतिहासिक अध्ययनों में विशेष रूप में अपनी विशिष्ट पद्धति का प्रयोग कर समाजशास्त्र के एक नया आयाम दिया है। उनके प्रकाशित ग्रंथों के प्रमुख विषय ज्ञान, शक्ति और मानव शरीर रहे। फूको साहब ने भाषा, ज्ञान, शक्ति और सामाजिक नियंत्रण के बीच जो संबंध स्थापित किए हैं, उसने अनेक समाजशास्त्रियों के विचारों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का एक साधन है, अतः जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। ज्ञान और शक्ति दोनों पारस्परिक रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। फूको साहब के अनुसार यथार्थ की सामाजिक रचना करने की भूमिका में भाषा और ज्ञान शक्ति के आधार पर कार्य करते हैं। मानव शरीर को नियंत्रण करने में ज्ञान और भाषा की भूमिका विशेष रूप में प्रभावशाली होती है। फूको साहब की दृष्टि में कामुकता के विषय में हमारे सोचने, लिखने और बातचीत करने के लिए जिस प्रकार हम भाषा का प्रयोग करते हैं, इसके परे वस्तुपरक मानवीय कामुकता जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम किस प्रकार शरीर के बारे में अनुभव करते हैं, यही बाद में सामाजिक नियंत्रण के हितों की पूर्ति करता है। पतिशास्त्र संबंधी अपने प्रारंभिक लेखन में 1966 फूको साहब ने ज्ञान के पुरातत्व पर काम किया है। इसमें उनके अध्ययन की विषय वस्तु ज्ञान, विचारा, वार्तालाप का ढंग रहे हैं। उन्होंने ज्ञान के अपने पुरातत्व खोजबीन को इतिहास और विचारों के इतिहास से तुलना कर उन्हें अत्यधिक तार्किक बनाया। उसे और ज्ञान के इतिहास में अत्यधिक निरंतरता के रूप में चित्रित किया है। इसमें हम फूको साहब पर स्पष्ट रूप में संरचनावाद का प्रभाव देखते हैं, और यह प्रभाव उनके विश्रृंखलित घटनाओं, लिखित तथा मौलिक कथनों के अध्ययनों में भी स्पष्ट है, किंतु प्रारंभिक कृतियों में निहित संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य उनकी बाद की कृतियों में नहीं मिलता। बाद की उनकी कृतियों में शक्ति का मुद्दा का ज्ञान और शक्ति के मध्य संबंध अधिक मुखर होकर उभरे हैं, जिसने फूको साहब को उत्तर संरचनावादी का लेबल लगा दिया। फूको के विचार में यह परिवर्तन उनके एक वाक्यांश जीनोलॉजी ऑफ पावर है। शक्ति की आनुवंशिकी से स्पष्ट है। उन्होंने आनुवंशिकी को ज्ञान, सत्ता और मनुष्य देह से संबंधित मानकर उनका विश्लेषण किया। इस मामले में उन्होंने नीत्शे के विचारों का काफ़ी सहारा लिया, जो शक्ति या सत्ता के दार्शनिक माने जाते हैं। फूको साहब ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान के उत्पादन के माध्यम से किस प्रकार व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को नियंत्रित करता है। उन्होंने ज्ञान के संस्कृतिकरण की आलोचना की और बताया कि किस प्रकार संस्थाएं व्यक्तियों और शक्ति का प्रयोग करती हैं। फूको साहब ने अत्यधिक आधुनिक परिष्कृत ज्ञान की व्यवस्थाओं के आधार पर आदिम जंगलीपन से उच्च आधुनिक मानवीयता की धारणा को प्रगति मानने से इनकार किया। वे इतिहास को प्रभुत्व की एक व्यवस्था ज्ञान पर आधारित से दूसरी व्यवस्था की ओर बढ़ने को मात्र एक झोंका मानते हैं।
फूको साहब का विश्वास है कि ज्ञान की शक्ति हमेशा विवादास्पद रही है, हर समय इसके प्रति विरोध प्रकट किया जाता रहा। फूको साहब ने पागलपन, पागलखानों, कामुकता तथा प्रारंभिक आधुनिक संस्कृति के कई पक्षों के इतिहास का विश्लेषण कर इन घटनाओं के मूल में निहित सामाजिक मानसिकताओं की खोज करने का प्रयास किया। उदाहरण अपनी पुस्तक पागलपन और सभ्यता, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में फूको साहब ने ज्ञान के पुरातत्व, विशेषतः मनोचिकित्सा के उद्भव की खोज की। उन्होंने विवेक और पागलपन को ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की उपज माना। उनके अनुसार ये दोनों सार्वभौमिक वस्तुपरक श्रेणियाँ नहीं हैं। अपनी इस बात की पुष्टि करने के लिए फूको साहब ने रेनेसां युग, क्लासिकल युग से लेकर आज तक 20वीं सदी तक के इतिहास को उकेरा है और कहा है कि जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती गई, पागलपन के बारे में धारणाएं और इसके प्रति समाज की प्रतिक्रियाएं 17वीं 18वीं शताब्दी में बदलाव आता गया। वास्तव में पागलपन की घटना के माध्यम से फूको साहब ने मूलतः ज्ञान की शक्ति के इतिहास पर प्रकाश डाला। क्लासिकल युग, जिसे प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री डेकार्ता का युग भी कहा जाता है, वह तर्क और विवेक का युग था। फूको साहब ने अपनी पुस्तक में इस धारणा को स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु के प्रति संदेह प्रकट करने वाले डेकार्ता साहब ने अपनी पुस्तक फर्स्ट मेडिटेशन में पागलपन की अतिशक्तिपूर्ण संदेह के घेरे से क्यों अलग रखा और इस घटना पर क्यों नहीं विचार किया। डेकार्ता साहब पर इस संदर्भ में फूको द्वारा की गई टिप्पणी महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कि डेकार्ता साहब ने अपने उन्माद पागलपन के अलावा प्रत्येक वस्तु पर संदेह प्रकट किया है। फूको साहब ने यह मालूम करने का प्रयास किया है कि डेकार्ता काल में पागलपन और अविवेक अनरीजन का रूप कैसा था और इन दोनों के बीच का अंतर क्यों एक बड़ा मुद्दा था। दूसरे शब्दों में, पागलपन और विवेक के बीच बाद में क्यों भेद किया गया। फूको साहब के अनुसार विवेक और पागलपन सार्वभौमिक वस्तुपरक श्रेणियाँ नहीं, वे इन्हें ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं। पागलपन के इतिहास को कुरेदते हुए फूको साहब लिखते हैं कि सन 1600 तक पागल व्यक्ति को किसी भी संस्था, पागल खाने या बंद करके नहीं रखा जाता है, किंतु आधी 17वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में पागल व्यक्ति के बारे में सोच संबंधी विचारों में परिवर्तन आ गया प्रतीत होता है और उसे किसी कोढ़ी व्यक्ति की भांति अलग रखा जाने लगा। 15वीं शताब्दी तक पागल लोग इधर उधर स्वतंत्र रूप में घुमा फिरा करते थे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। फूको साहब लिखते हैं कि पागलपन का विचार सर्वप्रथम साहित्य और प्रतिभा विज्ञान में है, क्योंकि उस समय एक पागल व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान के साथ साथ विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था के एक सोच और आलोचक के रूप में देखा जाता था। पुनर्जागरण काल में पागलपन को एक उच्च स्थान प्राप्त था। यह माना जाता था कि यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें व्यक्ति को नैतिक सत्य के साथ साथ उन नियमों, कायदे, कानूनों से साक्षात्कार होता है जो उसकी प्रकृति और सच के अनुरूप होते हैं। इस दृष्टि से पागलपन के तर्क के अपने स्वरूप है, इसे मानव प्राणी की एक समान विशेषता माना जाता था। अविवेकी योग विवेक, अविवेकी योग अविवेक साथ साथ चल सकते। क्लासिकल युग में 17वीं 18वीं शताब्दी में पागलपन के संबंध में धारणा बदल गई। इस काल में पागलपन की आवाज़ को छीन लिया गया और पागलपनों की घटना को समाज विरोधी माना जाने लगा। पागल व्यक्तियों की गणना लंपटों, व्यभिचारियों, दुराचारियों, समलिंगियों और जादूगरों की श्रेणी में की जाने लगी। ऐसे व्यक्तियों को अस्पतालों बंद करके रखा जाने लगा। इसी प्रकार 17वीं 18वीं शताब्दी के चिंतन में क्रोधमोह की घटना की व्याख्या में अपराधी और पागल व्यवहार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। पुनर्जागरण और क्लासिकल युगों के बीच में न केवल पागलपन की धारणा में परिवर्तन हुआ, अपितु इन व्यक्तियों के प्रति समाज द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं और इनके साथ किए जाने वाले व्यवहारों में ही परिवर्तन आ गया। फिर भी पागलपन के बारे में आधुनिक चिकित्सीय धारणा की उदय बहुत बाद में हुआ। 19वीं शताब्दी तक पागलपन अथवा उन्माद को एक चिकित्सीय मसला समझे जाने की अपेक्षा एक पुलिस की घटना समझा जाता था। पागल व्यक्ति को एक बीमार अथवा एक रुग्ण व्यक्ति माना जाता